हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और एक गाइस चैप्टर नंबर 3 है रमेश सिंह बुक का। जैसे कि आप सबको पता है कि हम ये कंप्लीट बुक अपनी सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले के 6 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि वो सब लेक्चर सीक्वेंस वाइज हैं रमेश सिंह बुक के चैप्टर का। ठीक है, तो गाइज आपको चीजें भी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पे अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड गाइस कमेंट भी करिए। आपके कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट कि कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूरी नहीं कि आप थैंक यू लिखो, जरूरी नहीं है कि आप अच्छी बातें लिखो, मतलब आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। मतलब अगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ वहां पे थैंक यू लिखना है तो नहीं, थैंक यू इज ए सेकेंडरी थिंग। आप वहां पे अपनी प्रेजेंस शो करो, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन गाइस, दैट इज यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस इकोनॉमी प्रिपरेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एंड थोड़ा बहुत मेरे बारे में, माई सेल्फ समीर चौधरी एंड दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्लीज रीड इट एंड आगे बात करते हैं हम लोग। दिस इज माई मेल आई डी semicon@gmail.com। ये गाइस हमारा टेलीग्राम लिंक है। एंड दिस इज आवर वेबसाइट semiconclasses.com। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 टॉपिक्स हैं जो चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है बैकग्राउंड, और अभी हम लोग बैकग्राउंड से ही शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई है। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया, दैट इज 1757। इन्होंने यहाँ पे बताया एक छोटा सा पॉइंट कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में पूरा गवर्नेंस ले लिया था, बंगाल में पूरा अधिकार कर लिया था, तो ब्रिटिश के रिलेशनशिप इंडिया के साथ में थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव होने लगे। एक्सप्लॉइटेटिव मतलब ब्रिटिश ये ट्राई करने लगे कि इंडिया के साथ जितना भी कंट्रोल हो सकते हैं इंडिया पर लिया जा सके। ठीक है, एंड यू नो क्या क्या चीजें चली थी हिस्ट्री में। बस इस चीज को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बैकग्राउंड। गाइस, ये जो स्टार्टिंग डिस्कशन है दैट इज बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी के जो हमारा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो क्या था। देखिए, बेसिक सी बात है, आप माइंड में रखिएगा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है, देखिए कोई भी कंट्री के पास में एक पॉइंट होता है कि उसे अपने डेवलपमेंट एरियाज को सर्च करना है। ठीक है, और अगर हम डेवलपमेंट एरियाज की बात करें तो कंट्री के अंदर वो डेवलपमेंट चीजें जो है वो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट सोच सकती है बेटर। लेकिन इंडिया उस टाइमिंग में इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ कॉलोनियल पीरियड की। ध्यान रखना, कॉलोनियल का मतलब होता है कि किसी दूसरी कंट्री के अंडर में रहना। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के अंडर में रहना। जो इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था उसे कॉलोनियल इंडिया बोला जाता था, यानी ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कॉलोनियल इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया। तो अगर आप बात करें तो उस टाइम के जितने भी कंट्रोल थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे। एंड ब्रिटिशर्स बेसिकली खुद का बेनिफिट सोच रहे थे। खुद का बेनिफिट का मतलब दो चीजों पे बेनिफिट, कि जितना भी हो सकता है इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए इन द टर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स of primary products and import the all types of manufacturing products। एंड ऑफ द डे guys, जो ब्रिटिश का फायदा हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया फेस कर रहा था, जो इन्होंने टर्म यूज करा है एक्सप्लोइटेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, नो डाउट, एंड वेरी वेरी बिफोर ऑफ द इंडिपेंडेंस, राइट। अब बात यह आ जाती है कि इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो इंडिया में जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट वो क्यों नहीं कर पा रही थी कुछ भी। देखिए, इंडिया का जो स्टेट गवर्नमेंट था उसका एक मार्जिनल रोल भी नहीं था। ठीक है, मार्जिनल रोल होने का मतलब उसका 0 लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। और जिस टाइम हम ये बात कर रहे हैं इंडिया का ब्रिटिशर्स पे कंट्रोल, उसी टाइमिंग में वर्ल्ड लेवल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। कौन कौन से सेक्टर्स में? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेकिन इंडिया इन सब चीजों में बहुत पीछे था, बिकॉज इंडिया पे कंट्रोल किसी और कंट्री का था। एक टर्म आपने सुना होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हुआ करता था, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसा हुआ करता था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
इसका मतलब था कि बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को ऐसा नहीं था कि पैसा लूट के दिया जाता था, बड़ी टेक्निक थी इन लोगों के दिमाग में। अगर हम ब्रिटिशर से पहले की बात करें तो पहले ऐसा होता था कि किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को लूटा जाता था, उसके सारे पैसे ले लिए जाते थे और ये शो होता था कि हाँ भाई किसी ने आक्रमण करके, हमला करके सब पैसे ले लिए, तो बुरा भी लगता था। लेकिन ब्रिटिशर्स में बहुत दिमाग था। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो ड्रेन ऑफ वेल्थ करवाया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से इस तरीके से पैसा ले रहे थे जैसे कि हमें लगे वो इसको डिजर्व करते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स को जो पोस्ट मिलती थी जॉब्स में, वो इंडिया के टॉप लेवल की होती थी, जिनकी हाई सैलरी होती है, तो उनको वो देते थे, गिफ्ट्स देते थे, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये आप कह सकते हो अनइक्वल एक्सचेंज था। जो अनइक्वल एक्सचेंज मतलब जो उनको जैसे ब्रिटिशर से इतना सा लिया और ब्रिटिशर को उस रिटर्न में बहुत सारे दिया, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था, यानी प्यार से पैसा लेना उस टाइमिंग में जो चल रहा था, ठीक है। अब ये इतना आसान नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, इंडिया में जो इंडिया का कॉमर्स था, ट्रेड था, ये हैंडलूम इंडस्ट्री थी, इसमें ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट रखी और जितना बेनिफिट्स हो सकता था ब्रिटिशर्स का रखा। एंड साथ साथ इंडिया में जितना भी कॉलोनियल एरिया था, ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा कंप्लीट कॉलोनियल एरिया, उनकी साइड से जरा सा भी बेनिफिट नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स इंडिया के बेनिफिट के बारे में सोच पाए। वो बस इंडिया की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे थे, जिसके अंदर बेसिकली उनका इकोनॉमिक विजन इतना सा था। कॉलोनियल पीरियड में उनका इकोनॉमिक विजन इतना सा था कि वो इंडिया की कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाए, जिससे कि इंडियंस जो है प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट करें ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर गुड्स, जिससे कि ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू बढ़े और वो रेवेन्यू अपने वो मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व कर सके, डिफेंस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ब्रिटिशर्स इंडिया पे एक्सप्लोइटेशन मतलब बता के कर रहे थे? नहीं, बगैर बताए हो रहा था, ठीक है। ये एक तरह का एक ऐसा एक्सप्लोइटेशन था जो इंडियंस के सामने हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते थे। यानी एक्सपोर्ट किया जाता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जिनकी वैल्यूएशन कम हुआ करती थी, और इंपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चरर गुड्स को जो हाई प्राइस के हुआ करते थे। कहीं ना कहीं उसका जो रेवेन्यू बेनिफिट था वो ब्रिटिशर्स को मिला, और ब्रिटिशर्स ने उस चीज को एज एन कह सकते हो जो उनकी ड्रेन ऑफ कैपिटल था, या जो भी रेवेन्यू थे जो डिफेंस के लिए उनको चाहिए होते थे, उनको मैच कर सके। यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब यही है कि प्यार से पैसा ले लेना। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडियंस के साथ में। आप चलिए ठीक है, अगर आप इंडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपना बेनिफिट ही सोचोगे, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स इंडिया के बारे में थोड़ा बेहतर सोचते, जैसे इंडिया के काफी सारे कह सकते हो एरियाज थे, सोशल सेक्टर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सोशल सेक्टर को सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि आज जैसे मैं अगर आज की बात करूं, आप इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि हमारी इंडिया में जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा एक्स गवर्नमेंट है, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स है। लेकिन जो नॉन सेंटर है, जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, वो जरूरी नहीं एक्स हो। जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे हो सकता है वाई हो, जेड हो, अल्फा हो, बीटा हो। ये मैं जो है गवर्नमेंट्स का नाम ले रहा हूँ, पार्टीज के नाम ले रहा हूँ जो वहां पे कंट्रोल कर रही हैं। अब देखिए सेंटर में अगर एक्स गवर्नमेंट है, तो क्या एक्स गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी? भाई इनको अपने एरियाज के लिए फंड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो तो सेंटर के पास जाएंगे। तो कभी भी ये किसी भी पॉलिटिशियन की धमकी आपने नो डाउट सुनी हो, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं होती कि अगर हम नहीं जीते तो हम मतलब सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट हो, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्टेट में जाके ये नहीं कहता कि हम नहीं जीते तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल है ही नहीं। संविधान में है कि अगर आप सेंट्रल में हो तो आपको, और स्टेट में आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भूलना पड़ेगा कि आपकी गवर्नमेंट नहीं, और आपकी गवर्नमेंट को वहां के लोगों ने जिताया नहीं था। ये चीज सोशल सपोर्ट करती है किसी भी कंट्री में, ये चीज सोशल सपोर्ट करती है। बट अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस टाइमिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेजर एरियाज जो सोशल सेक्टर को सपोर्ट करते थे वो नेग्लेक्ट हुए थे। नेग्लेक्ट होने का मतलब वहां पे कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्थ केयर, कोई भी फैसिलिटी, एजुकेशन सपोर्ट, एनी सपोर्ट उनके साइड से नहीं था, जिसकी वजह से
वहां के लोगों की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, या वहां के लोग कह सकते हो इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और ये इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला, एजुकेशन नहीं सपोर्ट करा। अब एजुकेशन नहीं दी तो इस बात से ये भी समझ में आता है कि एजुकेशन नहीं दी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन, आपको देनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस बात से पता लगता है कि इंडिया का उस टाइम का लिटरेसी रेट भी काफी ड्रास्टिक रहा होगा। ठीक है, दैट इज ओनली 17% हमारा इंडिया का लिटरेसी रेट था। मतलब 100 में से 17 लोग ही एजुकेटेड थे, वो भी उस टाइम की एजुकेशन कोई खास नहीं हुआ करती थी। अगर आपने कोई भी हिस्टोरिकल मूवी देखी हो तो शायद आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का स्कूल अलग हुआ करता था, जहाँ पे हाई प्रोफाइल एजुकेशन दी जाती थी, और इंडियंस का स्कूल अलग होता था, जहाँ पे शायद यूनिफॉर्म का भी सिस्टम नहीं हुआ करता था। राइट, कुछ हिस्टोरिकल मूवीज में है ऐसा। और अगर हम उस टाइम की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, एक एजुकेशन हो गया, मैंने नाम लिया हेल्थ केयर। देखिए हेल्थ केयर सपोर्ट करता है एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ठीक है, तो 32.5 थी वहां पर, मतलब पैदा होने से लेकर 32.5 साल तक लोग जी रहे थे उस टाइमिंग में, जो कि शायद आज के कंपेरिजन में आधा है। अगर हम आज की बात करें तो ये वेरी करता है, बट मोर देन 65%, लेस देन 75%। स्टेट टू स्टेट भी मैटर करता है। ठीक है, इंडिया वाइज तो रहता ही रहता है, स्टेट टू स्टेट भी मैटर करता है, जो जिस स्टेट में जैसे ज्यादा फैसिलिटीज। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, उड़ीसा में शायद कम है, वहां पर थोड़ी सी इलिटरेसी रेट भी मतलब ज्यादा इलिटरेसी रेट। ठीक है, तो जिस स्टेट में सर्विसेज अच्छी तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। राइट, और वहां पे काफी सी चीजें आ जाती है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, वाटर सैनिटाइजेशन, मैनी थिंग्स है जो वहां पे बेसिकली आ जाती हैं। अब आप अगर इसी चीज से समझ सकते हैं कि एक फेमाइन्स और जो भी एपिडेमिक्स, जो महामारी हुआ करती थी, वो रिपीटेड लेवल पे आती गई। ठीक है, रिपीटेड लेवल पे आती गई 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एंड 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। नो डाउट ये अराउंड 100 सालों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपकी कंट्री, अगर आप किसी कंट्री पे कंट्रोल कर रहे हो, तो उस कंट्री में अगर रिपीटेड महामारी आ रही है, ठीक है, एपिडेमिक्स आ रहे हैं, राइट, फेमाइन्स हो रहे हैं, तो क्या आप ध्यान नहीं दोगे? तो ये बहुत बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और सोशियो इकोनॉमिक में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नेग्लेक्शन था, जो ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिशर्स का मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, के वो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ला चुके थे। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो यूके, ब्रिटिश, ठीक है, और जर्मनी, ये ऐसी कंट्रीज थी वर्ल्ड की, यूएस, ठीक है, ये ऐसी कंट्रीज थी वर्ल्ड की जो काफी हाई लेवल पे ग्रो कर रही थी, डेवलप हो रही थी, और इनकी डेवलपमेंट का राज था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वो पीरियड था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत वाहवाही हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन था। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन वन साइडेड हुआ करता था। वन साइडेड होने का मतलब था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एक तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था। भाई आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करना चाहिए। वो कुछ भी अच्छा नहीं था। और अगर बात करें तो ये इंडिया का रॉ मटेरियल उठा के बाहर भेज रहे थे। रॉ मटेरियल यहाँ से वहां भेज रहे ब्रिटिश में, और वहां से मैन्युफैक्चरर गुड्स आ रहे। तो जो रॉ मटेरियल था उसके प्राइसिंग बहुत कम हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। यानी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो वैल्यूएशन थी नहीं उस टाइमिंग पर। क्लियर, इतनी बात मुझे समझ में आती है आप लोगों को? अच्छा, अगर एक और हम एक्सप्लोटेशन की बात करें, तो एक एक्सप्लोटेशन और भी हुआ करता था, मैं बता देता हूँ, मैं नाम भी लूंगा उनका। दैट इज ब्रिटिश कमर्शियल कैपिटल। ठीक है, ब्रिटिश कमर्शियल कैपिटल एंड मेनी सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री वर डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश फर्म्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सप्लोटेशन कहाँ का होता था, शिपिंग में। शिपिंग में कॉस्ट जाएगी। अब देखो, यहां से वहां कोई चीज बाहर जा रही, तो उसकी कॉस्ट कौन, जनरली बोला कि इंडियंस पे करेंगे। प्राइसिंग कम होने की टेक्निक बता दी थी इन्होंने, कि शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल, प्लांटेशन, क्रॉप्स एंड जूट, वेरी वेरी थिंग्स। ठीक है, शिपिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, एंड बैंकिंग, ये काफी ज्यादा इन्होंने महंगा बना दिया था, जिससे हमारे रॉ मटेरियल्स का
एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस टाइमिंग में भी, राइट। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है। नाउ अब इंडिया की अगर हम बात करें कुछ मेजर स्ट्रेटेजिक इश्यूज की, तो वो क्या थे वो जरा समझ लीजिएगा। ये हमारे पास में 5 इश्यूज थे जो कि मैं आपसे भी डिस्कस करूं। पहला था इशू स्टेट स्टेट शुड बी गिवन अ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट। ये कौन से इश्यूज की बात हो रही है? दैट इज क्यों, मतलब ये वो इश्यूज थे जो इंडियन गवर्नमेंट फेस करती आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब समझिएगा, देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, नो डाउट, आप मैं नाम अगेन किसी का नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे जिनकी वजह से पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुए, ठीक है, तो जो भी थे उन सबको एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर इंडिया आजाद हो गया तो उसके अंदर हमें बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बेसिकली अगर ग्रो करवाना है, डेवलपमेंट लेकर आना, तो कहीं ना कहीं लोगों को ग्रो करना पड़ेगा। और लोगों को ग्रो करने के लिए इंडिया में कैसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जो पहले नहीं थे। देखिए अगर एक बात समझिए, अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस वही रूल लागू होते जो बिफोर इंडिपेंडेंस थे तो लोग तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो कुछ इश्यूज थे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे, वो जरा समझिएगा। पहला था जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज स्टेट शुड बी गिवन अ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। यानी इंडिया में गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डायरेक्ट लेवल पे। अगर कंट्री डेवलप नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रीजन होगा, ठीक है। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर है तो उसके एक एम्बिशियस एक वाइटल रोल असाइन किया जाए पब्लिक सेक्टर को, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है सारे के सारे काम, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट उनको दो, ठीक है। तीसरा, नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। देखिए हैवी इंडस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप 1950 की बात करोगे तो नेहरू एरा के नाम से कंसेप्ट है, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 से आगे चली थी बात, तो नेहरूवियन एरा, नेहरू जी और एक और इकोनॉमिस्ट थे वकील ब्रह्मानंद, ठीक है। इनमें काफी ज्यादा डिबेट था कि एक वकील इन ब्रह्मानंद कहते थे कि कंट्री में कंज्यूमर गुड्स बनेंगे और नेहरू जी बोलते थे कि हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज बनेगा। इस पर भी हम लोग आएंगे, हल्के हल्के करके आएंगे, बस इतना माइंड में रखिएगा कि ये 1950s का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस इशू था। दूसरा, ट्राई करेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज किया जाए, मतलब बाहर पैसा ना के बराबर भेजा जाए। और हमारी कंट्री में इकोनॉमी प्लानिंग की जरूरत थी जिसको मेन फोकस पे लिया गया। ध्यान रखना 1938 में इंडिया का प्लानिंग कमेटी बना था, ठीक है, आप कमीशन भी कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस बन चुका था। इंडिपेंडेंस के बाद में ये समझ में आ चुका था कि कंट्री को अगर सपोर्ट करना है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, और ये वो इश्यूज थे जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे थे, यानी ये थे, इनमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं, अगर कभी माइंड में है कि इंडिया इतना परेशान रहा तो फिर कैसे डिसीजंस मेकर ने डिसीजंस लिए, तो ध्यान रखना जो मेन डिसीजन जो जो एक अच्छे डिसीजन लिए गए वो 1956 से लिए गए हैं और जो टिल डेट तक लिए जा रहे हैं, ये वो डिसीजंस थे जो तब से शुरू हुए हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस 1956 से लिए गए जो एक तरह की इकोनॉमिक जर्नी की शेप बना, ठीक है। तो एक ईयर था जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे प्राइम मूविंग फोर्स, ठीक है, पीएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक टाइम इंडिया के पास में ऐसा आया था जब उनको चॉइस करना था कि विच वन इज बेटर एरिया फॉर डेवलपमेंट। एंड ऑफ द डे उनका टारगेट था डेवलपमेंट, हमें कंट्री को डेवलप करना, ग्रोथ करनी है। और वो दौर ऐसा था जब वर्ल्ड में नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर चुके थे। अगर आप बात समझें तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके थ्रू पैसा आ रहा था वर्ल्ड की कंट्रीज को, उन लोगों ने क्लियर बोल दिया था कि अगर आपको अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करना है तो आप इंडस्ट्री पर फोकस करो, अपना मेन कंट्री का जो फोकस है मूव कर जाओ टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा डिबेट वाला पॉइंट रहा कि हमारे लिए कौन सी पॉलिसी बेटर रहेगी या कौन सा सेक्टर बेटर रहेगा जिसपे हम, देखिए एंड ऑफ द डे टारगेट था कंट्री ग्रो करना।
अब कंट्री ग्रो होगी जिसमें ज्यादा ग्रोथ है, जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज है, जिसमें ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, राइट। देखिए वो दौर ऐसा था, मैं बात करूं आफ्टर इंडिपेंडेंस का, डिबेटेबल पॉइंट तो रहा कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाए या इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, ये डिबेट वाला तो पॉइंट था। क्योंकि देखिए आइडिया ये था, जो लोग डेवलप्ड कंट्री को कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कंट्री को ग्रो करना है तो हमें यहाँ पे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, यानी वही एग्रीकल्चर पे लेस फोकस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस, ठीक है। तो बहुत डिस्कशन के बाद में आफ्टर ऑल जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने इंडस्ट्री को चूज किया, दे चूज इंडस्ट्री, ठीक है। और मजे की बात क्या आती है, उन्होंने इंडस्ट्री को चूज तो किया, लेकिन एक ये इलॉजिकल डिसीजन देखा सभी लोगों को, इलॉजिकल डिसीजन, बिकॉज देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को चूज करना है, उसका डिसीजन पहले से ले लिया था इन 1930। प्लीज मार्क दी डेट्स, मैं रिपीट करना चाहता हूं, इन डेट्स को मार्क करिएगा। 1930 में ये पहली डिसीजन ले लिया गया था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपना मेन फोकस बनाना है, और ऑफ दी nationalist leaders way back in the mid 1930s when they felt the need for economic planning in India before setting। अब देखिए सुनिएगा, 1930 में उन्होंने सोच लिया था, और नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी थी। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम पूछा जा सकता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी, ये पूछा जा सकता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी, तो वो 1938 में बनी थी, राइट। और उससे पहले ही 8 साल पहले ही बता दिया गया था कि हमें अगर कभी मौका मिलेगा, ऑब्वियस बात है इंडिपेंडेंट होने के बाद में, तो हम इंडस्ट्री को ही मेन फोकस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इस तरह का इलॉजिकल डिसीजन रहा था इंडिया का, जहाँ पे इंडिया को ये सब कुछ दिख रहा था कि हमारे पास इंडस्ट्री के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। नो डाउट इंडिया अब तक एग्रीकल्चर में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही आजाद हुआ तो उन्होंने सीधा सीधा इंडस्ट्रियलाइजेशन को ले लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझने होंगे कि क्यों क्यों इंडस्ट्री को के फेवर में लोग नहीं थे। देखिए पहली बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं था, ऑलमोस्ट नो प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दैट इज पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। काफी सारी मूवीज इस चीज पर आई है कि इंडिया ने काफी चीजें बाहर की कंट्री से लिए, अपनी कंट्री को ग्रो करवाने के लिए। इनफैक्ट इंडिया का इसरो कैसे बना, काफी मूवीज आई हुई, एक रॉकेटरी मूवी देखो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। रॉकेट बॉयज एक वेब सीरीज है, ठीक है। कुछ लोग बोरिंग कहते हैं बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, मैंने देखी, काफी कुछ पता लगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में समझ में आया क्या यार, आजादी के बाद में इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से हुआ, ठीक है। और भी मूवीज हैं इस पर, ठीक है। तो जनरली दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज था, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की प्रेजेंस नहीं थी तो उसकी इंडस्ट्रीज का भी प्रेजेंस नहीं था। जैसे एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है इन सब चीजों से, आयरन, स्टील, सीमेंट। अब सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है फॉर एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मान लीजिए मुझे फोर सीलिंग करवानी, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं था उस टाइमिंग में, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, काफी सारी चीजें थी जो उस टाइम नहीं थी, ठीक है, राइट। एंड थर्ड वन इज, मैं बस पे मार्क करते रहता हूँ, फर्स्ट वन से मार्क हो जा, फर्स्ट वन, थर्ड वन, second, third, absence of required technology, no doubt, absence of required technology to support the process of industrialization and no research and development। यार ये ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक बात तो समझ में आ गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, मान लीजिए अब आप अगर आज की डेट का वॉर समझें तो आज की डेट का वॉर पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। उस टाइम के वॉर फिजिकल थे, आज की वॉर डिजिटल है, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है तो वो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में लड़ रही हैं, अपने ओपिनियंस रख रही है, लोगों तक पहुंचाने, और लोग उस ओपिनियंस के बेस पे कंट्री को सही गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज हैं आज की डेट में, दो कंट्रीज बहुत लड़ रही हैं, ठीक है। उनका भी रीजन आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। स्किल्ड मैन पावर नहीं थी,
कोई दो राय नहीं इस चीज में। स्किल्ड मैन पावर नहीं थी, एंटरप्रेन्योरशिप एब्सेंसेस थी लोगों में। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हो जाता है, जो देखिए 2020 के बाद दो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का 2020 से 2030 का जो पीरियड है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप यानी हर कोई इसके अंदर बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक स्टार्टअप खोलना चाहता है जिसको एक बहुत तगड़ा लेवल का मोटिवेशन मिला हो। लेकिन उस टाइमिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग मोटिवेटेड नहीं थे। और अगर रही कहीं कसर थी तो वो मार्केट ने पूरी कर दी थी। तो उस टाइम इंडस्ट्रियल गुड्स की कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं थी, कोई भी मार्केट उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, राइट। तो ये कुछ इश्यूज थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑप्ट करने के बाद में कंट्री के लीडर्स ने फेस किया। और ये समझ में आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ऑप्ट कर रहे हो तो ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास में अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रीज ग्रोथ, राइट। यहां तक कि मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब अकेले इतनी बात नहीं थी, ये वो बात थी जो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्री मैटर नहीं है, ठीक है। उसी साथ में कुछ लोग वो भी थे जो ये मान रहे थे कि इंडिया का ऑब्वियस चॉइस जो होना चाहिए था वो एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए था, फर्स्ट प्राइम मूविंग फोर्स, मतलब पीएमएफ। इंडिया को अगर कोई एक सेक्टर चूज करना चाहिए था तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर चूज करना चाहिए था। बड़े प्यारे दो रीजंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ फ्रेम्ड होता है। क्वेश्चन ये है, हाउ इंडियाज पॉलिटिकल लीडर्स डिसीजन were not supported by many experts, मतलब जो ठीक ठाक लोग थे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स का जो डिसीजन था, इंडिया पॉलिटिकल लीडर डिसीजंस वर नॉट सपोर्टेड बाय मैनी एक्सपर्ट्स। वाई यहाँ नहीं, वाई आएगा, ठीक है। तो क्यों, तो उसमें आप रीजन दोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को चूज किया गया तो वो अनफेवर्ड रहा कि भैया ये सब चीजें 6 रीजंस थे जिनकी वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। और दूसरा वो फेवर में हुए कि मतलब इंडस्ट्री के अनफेवर में अगेंस्ट है, तो फिर फेवर में हुए एग्रीकल्चर के। उन्होंने दो बातें बोली, एक तो ये था कि जो इंडिया में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें हमारे पास अच्छे लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज थी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ फर्टाइल लैंड विच वाज फिट फॉर कल्टीवेशन, मतलब हमने जिंदगी पर ट्रेडिशनल लेवल पे काम किया, ठीक है, फार्मिंग करी। तो इंडिया के काफी सारे लोगों को फार्मिंग के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज थी, तो क्यों ना उस सेक्टर में सपोर्ट किया जाए जिसके अंदर कंट्री को ज्यादा फायदा हो, एक ये। दूसरा ह्यूमन कैपिटल, दूसरा था ह्यूमन कैपिटल डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हायर ट्रेनिंग, मतलब एग्रीकल्चर में काम करने के लिए उनको हाई लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन बताया गया बाय सम एक्सपर्ट्स, तो ये आप बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा चाइना का एग्जांपल, चाइना की कनेक्टिविटी लेकर, ठीक है, वो आप जरा समझ लीजिएगा। देखिए चाइना जो चीज इंडिया कर रही थी चाइना ने भी, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना की गवर्नमेंट का नाम है उस टाइमिंग की, प्लीज याद रख लीजिएगा। उन्होंने 1929 में यही चीज करी, ठीक है, और उनको ये समझ में आ गया कि यार हम उसमें फोकस करते हैं जिसमें हमारी पहले से स्पेशलिटी है। और उन्होंने टेकिंग का रियलिस्टिक एवोल्यूशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, जो उनके पास में रिसोर्सेज थी उस पर बहुत भरोसा करके डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर एट इट्स प्राइम मूविंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी। चाइना का ये डिसीजन शायद बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, ठीक है, ग्रोथ चेंजिंग डिसीजन था, जिससे चाइना को बहुत सपोर्ट मिला। और जितना भी अभी मान के चले, अभी मान के चले कि चाइना की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर कट थी, वो ये कह रहे थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे और सॉरी हम एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस करेंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करके पहले हम अपनी ग्रोथ कर लेंगे, या जो भी जरूरत है वो सब चीजें पूरी करके, नीड्स पूरी करके, जो हमारा सरप्लस बचेगा यानी पैसा, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिमाग लगा के काम करके बीज बाज की चीजों को जो पैसा बचा उसे हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे
फिर जो आएगा फिर उसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये चलता रहा और एक दिन हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में एंटर कर जाएंगे और वो चाइना ने पूरा किया इन 1970s। चाइना 1970s में इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे तरीके से लिया है, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। पहले उन्होंने पैसा कमाया, पहले उन्होंने पैसा कमा के री इन्वेस्टमेंट करते गए और टिल 1970s चाइना काफी बड़े लेवल पे सब जो है सामने आया और चाइना की शायद यही पॉलिसी उसको काफी बड़ा कर गई। ठीक है, सिर्फ यही बात नहीं थी, काफी सारी चीजें थी, जैसे हमारी डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ इन वाज इन द फेवर। वो ये ऐसा मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा है, ऐसा मीन्स है जिससे कि ग्रोथ फास्टर ग्रोथ नहीं होगी, फास्टर ग्रोथ होगी। ठीक है, ये ऐसा वो मान चुके थे और जो चाइना को भी बेटर बोल रहे थे वो भी चाइना को यही कह रहे थे कि आप एग्रीकल्चर पे हो लेकिन आप भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए हो। इंडिया और चाइना में कंपैरिजन अगर आप बात समझो तो इंडिया जिस स्टेज में 1949 या 1947 में था, चाइना उस स्टेज में और साल पहले था। यानी चाइना उस मतलब कह सकते हैं हम स्टार्ट कब कर रहे हैं, जो चीज इंडिया 1947 या 1950s की बात करो क्योंकि वो 2-3 साल बहुत क्रिटिकल गुजरे इंडिया के लिए, तो 1950s की बात करते तो इंडिया जो 1950 में था डिसीजन मेकर जो डिसीजन ले रहा था, वो चाइना ने बहुत पहले डिसीजन ले लिया था। टेक्निकली उसने अपने एग्रीकल्चर को ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। 1949 में तो उसने डिक्लेयर करा, जब उसको लगा कि हाँ इसको अब डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ये चीज चाइना ने भी फिर बाद में आके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। तो एंड ऑफ द डे फास्टर ग्रोथ के लिए, अगर आप फास्टर ग्रोथ की बात करोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेन माना गया और वो अकेला कोई एक कंट्री नहीं बोल रही थी, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से वो कह रहे थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात क्या था कि जैसे हम जो चीज सोच रहे होते हैं वो अपने आप होती रहती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये आया और उसने काफी चीजों को प्रूव कर दिया। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया, इसमें डिफेंस पावर का बहुत नाम हुआ, डिफेंस पावर का बहुत फेस ऑफ हुआ कि जिसके पास ज्यादा डिफेंस वो कंट्री बहुत सपोर्टिव। ठीक है, अब पॉइंट ये आया कि डिफेंस अच्छा होना चाहिए और डिफेंस सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। कहते हैं डिफेंस में मतलब मान लीजिए गन है, ऑर्नामेंट्स है, उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, बट अकेली नहीं। वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस ऑर्नामेंट को बनाने के लिए हमें इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया, इंडिया को भी, कि अगर हमें ग्रोथ करना है तो हमें डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना पड़ेगा और कहने की मॉडर्नाइजेशन भी करना पड़ेगा। साथ साथ हम अपने सोशल चेंजेस करें जिससे कि उनका मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। अच्छा, मजे की बात ये भी है कि जो लोग एग्रीकल्चर के फेवर में थे, वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस ये मान के चल रहे थे कि जो भी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज करेगा फॉर देयर प्राइम मूविंग फोर्सेस पर, पीएमएफ पर, वो कंट्री बेसिकली बैकवर्डनेस की तरफ चलेगी। तो शायद ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज ने अपने ऊपर बैकवर्डनेस का स्टैंप ना लगवाते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को चूज किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ऑब्वियस बात इन सब चीजों को काफी प्रूफ किया था एंड इंडिया को भी समझ में आ गया था कि हाँ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। और देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों सपोर्टिव था, क्योंकि एक तो वो इंटरनल ग्रोथ कर रहा था प्लस एक्सटर्नल ग्रोथ कर रहा था। इंटरनल ग्रोथ मतलब प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन जिससे कि लोगों तक चीजें पहुंच सके। एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल सपोर्ट दैट इज डिफेंस कंट्रोल। ठीक है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, यही ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक से 10th प्लान आया जो 2002 में था और एकदम से 2002 में ये हुआ, मतलब एकदम से तो नहीं, काफी सारी चीजें रही थी, लेकिन मैं टू द पॉइंट स्टोरी को 2002 पे लेकर आता हूँ। और 2002 में हुआ कि इंडिया का जो बेसिकली डिसीजन मेकर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट नो डाउट, उन्होंने अनाउंस करा कि एग्रीकल्चर नाउ इज बिकम्स द प्राइम मूविंग फोर्स। यानी मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 2002 ये वो पीरियड था, a major shift took place in the Indian economic thinking when the government announced in 2002 that from now onwards in place of industry agriculture will be the prime moving force of the economy।
इसका बात का भी रीजन था। आपने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में शायद नहीं सुना होगा, आगे चल के डिस्कशन हम लोग करेंगे। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं इसी चीज पर बेस्ड था। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि इमीडिएट एग्रीकल्चर सपोर्ट था, लेकिन 1960s के बाद का जो एरिया माना गया, एरा माना गया, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। तो आफ्टर 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने 10th प्लान में, जो कि 2002 में आया था, उस समय ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला कि हम दोबारा से सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें एग्रीकल्चर पे दोबारा से फोकस करना पड़ेगा। इसके पीछे एकमात्र सिर्फ ये वाला रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि पॉलिसीज बनाई, ठीक है, लेकिन कोई भी पॉलिसी आप लाते हो, शिफ्ट विल सॉल्व द थ्री मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इकोनॉमी। देखिए टेक्निकल बात क्या थी, तीन तरह के इश्यूज फेस किए गए। पहला, इकोनॉमी विल बी एबल टू अचीव फूड सिक्योरिटी। देखिए ये बात समझ में सबके आ गई थी कि पेट अगर भरा हुआ हुआ तो हर किसी भी चीज पे ध्यान दिया जा सकता है। वही बात वकील एंड ब्रह्मानंद वगैरह बोल रहे थे, ठीक है, कि आप कंज्यूमर गुड्स की तरफ फोकस करो, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बेसिक नीड्स को पूरा करता है। वो बात बाद में समझ में आई। और जितना भी हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का सरप्लस होगा, विल जनरेट एक्सपोर्ट्स इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड की तरफ भेजा जाएगा, जिससे कि पैसा हमें आएगा, उस पैसे को हम फर्दर यूज कर पाएंगे। साथ साथ हमारी कंट्री में पॉवर्टी एलिवेशन था, ठीक है, वो भी चैलेंज था। विल बी सोल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज द एम्फेसाइज विल मेक एग्रीकल्चर अ हायर इनकम जनरेटिंग ऑक्यूपेशन। प्लीज रिमेंबर दैट एग्रीकल्चर को एक तरह का हायर इनकम जनरेटिंग ऑक्यूपेशन बना दिया गया, जिससे कि कंट्री में ग्रोथ इंड्यूस्ड हुई। इंड्यूस ग्रोथ मतलब जो रिलेट करती है आपस में इन द रूरल इकोनॉमी बाय जनरेटिंग मोर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो सका वो दिया गया, जिसके बाद में समझ में आया कि जो मेजर रिफॉर्म की जरूरत थी वो हुआ, जिसमें आप समझ सकते हैं हमें अकल आई, हमें समझ आया कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर काफी सारे मेजर रिफॉर्म्स करने चाहिए, जो कि शायद इस प्रकार हैं, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखे थे। जैसे दैट इज अ नेशनल एग्री मार्केट, एग्रीकल्चर की मार्केट बनाओ, ठीक है, प्रमोट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। जो फार्मिंग हुआ करती थी उसमें कॉर्पोरेट इन्वेस्ट मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन इन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। दूसरा, लेबर का रिफॉर्म किया जाए, जो कि एक तरीके से फाइन ट्यूनिंग था इंडस्ट्रियल फार्मिंग की। देखिए इंडस्ट्रियल फार्मिंग का मतलब क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग वो एक ऐसी फार्मिंग जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे। जैसे जैसे एग्जांपल कपड़ा मिल है, कपड़े मिल में वो obvious सी बात है, कपड़ा मिल इज बेसिकली कनेक्ट टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन उसके अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसका कनेक्शन सीधे सीधा एग्रीकल्चर से है, ठीक है। शुगर मिल है, शुगर मिल इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो शुगर केन से, वो जो कि एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे ये आगे बात करी गई। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आती है। नो डाउट इंडिया के और भी इश्यूज थे जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, 3 ये है। उसके बाद में फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। पांचवा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बट देयर लैक्स अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर इट। उसके बाद में है राइट काइंड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डाउन रिक्वायरमेंट्स, यानी इकोनॉमी में एक तरह के सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर दिया जाए, जिससे कभी भी एग्री गुड्स के एरिया में कभी भी मार्केट की एब्सेंस ना दिखे, राइट। एंड नो डाउट जो भी चीज है यहाँ पर कंपटीशन लाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उससे, ठीक है। दूसरा, एक तरह के आप कह सकते हो इकोनॉमी में जो भी कंटेम्परेरी टाइम्स के बेसिस पे क्राइसिस आ रहे थे, उसके लिए फार्मिंग को किया गया, फार्मिंग को और बेटर बनाया गया, रिम्यूनरेटिव बनाया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत थी, जो कि 2002 के बाद किए गए, ठीक है। 2002 के बाद एग्री सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किए गए। अभी आपने किसानों का आंदोलन भी देखा था, कभी मौका मिले तो उस पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्टिविटीज मिलेंगी। तो गाइस मैं चाहूंगा कि इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार जरूर लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये बुक आपकी रमेश सिंह बुक, इसको जरूर एक बार रीड करिएगा, ये काफी सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो ये बुक मैं ओपन करके रखता हूँ, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐसी हैं, देखिए काफी सारी चीजें ऐसी जो इसके अंदर बुक के अंदर है, जो शायद नोट्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए रीडेबल पॉइंट है, राइट। तो इसको आप माइंड में रखिएगा। आज के सेशन में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से, दैट इज प्लांट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि
इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो वेट एंड वॉच हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।